नमस्कार दोस्तों ईपीएफओ के जो दोनों पोस्ट को लेकर वैकेंसी निकाली गई है, इसको लेकर मैंने कई वीडियोस बनाए हैं और मैंने देखा कि बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जिनको शायद समझ नहीं आ रहा कि ईपीएफओ के ये जो दोनों पोस्ट है उसमें उनका एक्चुअल जॉब होगा क्या, मतलब जॉब प्रोफाइल क्या है। अगर आप सेलेक्ट होते हो मान लो ईओ एओ के तौर पर या फिर एपीएफसी के तौर पर, तो एग्जैक्टली आपको करना क्या होगा वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ जो ईपीएफ होता है वो एग्जैक्टली क्या, उससे लिंक करके बताऊंगा ताकि चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सबको एक और चीज बता दूं कि अगर आप ईपीएफओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी आईक्यू का जो पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और इसके लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करिएगा ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट लें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि नवंबर के पहले पहले तक आपका जो पूरा कोर्स है वो कंप्लीट हो जाए ताकि जैसे एग्जाम आए आप अपना फुल्ली प्रिपेयर्ड हो। एग्जैक्टली आपको ये कोर्स लेना कैसे है सब कुछ मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अच्छा, पहले तो मैं आपको ईपीएफओ के बारे में बता दूं कि इसका जो एग्जाम फॉर्मेट है आप सब जानते ही होंगे कि बहुत ही सरल है। मतलब प्रॉब्ली शायद ये इकलौता ऐसा एग्जाम होगा जिसमें ग्रुप ए के अंदर एंट्री के लिए बहुत ही सरल तरीका है आपके पास। मतलब कि यहां पर एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो एमसीक्यू होता है ना, उसमें 120 क्वेश्चन आएंगे और 2.5 मार्क्स के ये क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे का पेपर होगा, वो क्रैक करने के बाद आपको इंटरव्यू देना होगा डायरेक्टली 100 मार्क्स का। और दोनों के जो मार्क्स हैं वो 75% और 25% के वेटेज से कंबाइन हो जाएंगे और उसके बाद आपकी रैंक आएगी। तो यहां पर क्या है कि 2 अलग अलग एग्जाम होंगे, एक होगा आपका ईओ एओ वाला और दूसरा होगा एपीएफसी वाला। इसमें 156 वैकेंसी आई है और इसमें 74 आई है। और इसका जो एग्जैक्ट डेट है फॉर्म फिल करने का वो आपका 29 जुलाई से ही स्टार्ट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा हमारे जो बैचेस हैं वो भी आपका 31 जुलाई से स्टार्ट हो रहे हैं। तो देखो अब रोल क्या होता है, मतलब ईओ और एओ और साथ ही साथ एपीएफसी दोनों का जॉब प्रोफाइल क्या है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले तो आपको यह समझने की जरूरत है कि ये ईपीएफ क्या होता है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। बेसिकली ये कंपलसरी सेविंग प्लान होता है सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। ध्यान रखिएगा उन सभी फर्म्स में, फैक्ट्रीज में जहां पर 20 या उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो जैसे किसी भी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा लोग काम करते हैं, उन कंपनीज के ऊपर ईपीएफओ का जो एक्ट है वो लागू हो जाता है, कंपलसरी उनको वो फॉलो करना होता है। और हर महीने अगर आप देखोगे तो जो एम्प्लॉय है और जो एम्प्लॉयर है वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरह से दिया जाता है, लेकिन उसी के आधार पर उनकी सेविंग्स होती रहती है अच्छी खासी, ताकि लाइफ में आगे चलकर उनको कोई बहुत ज्यादा तकलीफ ना आए। अच्छा, ये वर्क कैसे करता है पहले आपको बताता हूं। बेसिकली यहां पर जो एम्प्लॉय है वो कुछ कंट्रीब्यूशन करता है और एम्प्लॉयर लगभग दोनों सेम कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एम्प्लॉय है वो अपने बेसिक सैलरी और डीएनएस अलाउंस का 12% कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही परसेंट 12% जो है वो एम्प्लॉयर को भी कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से 3.67% ये ईपीएफ में चला जाता है। मतलब एम्प्लॉय जो है वो अपना 12% दे रहा है, ये भी ईपीएफ में जा रहा है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में। और साथ ही साथ एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका 3.6% जो है वो भी आपका ईपीएफ में चला जा रहा है। और 8.33% जो एम्प्लॉयर है उसका चला जाता है पेंशन स्कीम में। ये मैं आपको एग्जैक्टली एग्जांपल से समझाता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए मान लीजिए अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी है, बेसिक सैलरी है 30,000 रुपए, उसका डीएनएस अलाउंस है 5,000 रुपए, तो टोटल सैलरी उसकी कितनी हो गई 35,000 रुपए। तो यहां पर जो एम्प्लॉय है 35,000 का 12% मतलब 4,200 रुपीज ये चला जाएगा आपका ईपीएफ के अंदर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड के अंदर, जो आगे चलकर फ्यूचर में किसी भी चीज के लिए वो विड्रॉ कर सकता है। वो भी कंडीशंस होते हैं। लेकिन इसके अलावा एम्प्लॉयर का 12% मतलब 35,000 का ही 12% सेम आता है 4,200 रुपए। लेकिन ईपीएफ में कितना कंट्रीब्यूशन होगा वो मैंने आपको बताया 3.67%। मतलब 35,000 का 3.67% 1,284 रुपए ये चला जाएगा ईपीएफ में और बचा ये 2,915 रुपीज ये आपका चला जाएगा पेंशन स्कीम में। जो एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम होता है ये बेसिकली आपके रिटायरमेंट के लिए काफी बेनिफिशियल होता है ताकि रिटायरमेंट के समय आपको परेशानी ना हो। तो टोटल मंथली जो ईपीएफ इन्वेस्टमेंट है वो हो गया आपका 4,200 रुपीज प्लस 1,284 रुपए, मतलब ये हो गया 5,484 रुपीज। और ये तो है ही है, जो 2,915 रुपीज है ये आपका पेंशन स्कीम में चला गया। अच्छा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जितना भी आप अपना पैसा जमा करते हो ना इस फंड के अंदर, उस पर ऑब्वियस सी बात है आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आप कोई भी पैसा अपने सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं तो यहां पर सरकार आपको इंटरेस्ट देती है। कितना देती है ये बेसिकली आपको मिलता है, हर साल अनाउंस किया जाता है। जैसे 2023-24 में 8.25% था और जब
जब आप यहाँ पर पैसा विड्रॉ करते हो, कुछ भी करते हो, तो ये टैक्स फ्री रहता है। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मतलब आपको नॉर्मल सेविंग्स और फिक्स्ड अकाउंट से ज़्यादा इंटरेस्ट भी मिल रहा है, विड्रॉल भी टैक्स फ्री हो जाता है, और जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट होता है। और ये 2017 के बाद से क्या हुआ है कि हर एक एम्प्लॉय को यहाँ पर यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भी दिया जाता है, ताकि जब भी आपका जॉब चेंज हो, ये नंबर आपका कभी भी चेंज नहीं होगा। आपका मेंबर आईडी चेंज होगा, लेकिन ये जो है वो कभी भी आपका चेंज नहीं होने वाला। तो ये ईपीएफ होता है। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अब इन्हीं सारी चीजों को मैनेज करना होता है। ये जो पोस्ट निकाली गई है, ये 2 पोस्ट निकाली गई है, मैंने आपको बताया। 156 वैकेंसी है आपका ईओ और एओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर के पोस्ट में ये एक ही होता है। और एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। तो ये डिफरेंस क्या है पहले ये समझ लीजिए, फिर मैं आपको दोनों का अलग अलग रोल बताऊंगा। जैसे एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर, इसका एक अलग एग्जाम होगा और इसका भी अलग होगा, लेकिन दोनों का पैटर्न सेम ही है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, फिर इंटरव्यू होगा और इस हिसाब से रैंक आपकी कैलकुलेट होगी। तो ये ईओ और एओ है वो ग्रुप बी का पोस्ट है, ये नॉन गेजेटेड ऑफिसर है। वहीं एपीएफसी जो है वो ग्रुप ए का पोस्ट है, गेजेटेड। गेजेटेड का मतलब ये हुआ कि जो सरकार के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जाता है ना कि हम इतने इतने लोगों को हायर कर रहे हैं, तो उसमें आपका नाम आता है। तो ये ग्रुप ए की पोस्ट होती है, गेजेटेड होती है। लेकिन ग्रुप बी दैट इज नॉन गेजेटेड, उसमें आपका नाम नहीं आता है। यहां पर पे लेवल अगर आप देखोगे, ये ईओ और एओ वाले में ये लेवल 8 होता है, 47,600। ये बेसिक सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, ये आपका यहां से स्टार्ट होता है। और वहीं अगर आप पे लेवल एपीएफसी का देखोगे, ग्रुप ए ऑफिसर, ये लेवल 10 होता है, जहां पर 56,100 से बेसिक पे आपका स्टार्ट होता है। ये वही है जैसे आईएएस ऑफिसर की एंट्री लेवल सैलरी होती है ना, वही सेम है, क्योंकि ये ग्रुप ए की पोस्ट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। आप में से जितने भी यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं, तो ग्रुप ए में एंट्री लेने का इससे अच्छा तरीका आपके पास नहीं हो सकता। सिंपली आपको एमसीक्यूज वाला टेस्ट देना है, उसके बाद इंटरव्यू देना है। तो यहां पर क्या है कि जो ईओ और एओ वाला होता है, ये बेसिकली 2 पोस्ट आप देख रहे हो, एनफोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट्स ऑफिसर। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर का मेनली फील्ड जॉब होता है, इंस्पेक्शन करना, इन्वेस्टिगेशन करना। जो मैंने आपको बताया ना कि ये ईपीएफ वगैरह ये सब कुछ अच्छे से लागू हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वो ऑफिसेस के अंदर जा जाकर इस तरह से फील्ड जॉब पर काम करता है, इन्वेस्टिगेट करता है, इंस्पेक्ट करता है। और अकाउंट्स ऑफिसर बेसिकली ये ऑफिस में बैठकर जो डेस्क जॉब होता है ना, वो आपका होता है, फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स को रिजॉल्व करता है। तो क्या होता है कि यहां पर आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका दोनों ही एक ही एक होता है, मतलब आपको इंटरचेंज किया जाता है। कभी आप एनफोर्समेंट ऑफिसर के तौर पर काम करते हो, कभी आप अकाउंट्स ऑफिसर के तौर पर काम करते हो। और वहीं एपीएफसी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है 1952 का, उसको सही से एडमिनिस्टर किया जाए और एनफोर्स किया जाए। इनफैक्ट मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। जो ईओ और एओ के मान लो पोस्ट पर अगर आपका चयन हुआ, यहां पर अगर आप सेलेक्ट हुए, तो आपको क्या क्या करना होगा। एक तो क्या है कि ये जो एक्ट है उसको उसका पूरा कवरेज देखना होगा कि सही से वो हो रहा है कि नहीं ग्राउंड लेवल पर। तो यहाँ पर आप ये भी करते हो कि आप प्रपोजल सबमिट करते हो कि जितने भी आपके आसपास एरिया में, जिस मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में आपको काम दे दिया गया, तो उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई नया एस्टैब्लिशमेंट है, वहां पर आपको देखना चाहिए ना कि 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज है कि नहीं, क्या वो इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं। फिर दूसरा यहाँ पर यह भी है कि अगर मान लो ज्वाइंट रिक्वेस्ट आता है, किसी कंपनी में सिर्फ 10 ही एम्प्लॉयज हैं, अब उसके ऊपर कंपलसरी तो है नहीं कि ये ईपीएफ के अंदर शामिल हो, लेकिन अगर वहां के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों ही यहाँ पर रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हम इसके अंदर शामिल होना चाहते हैं, तो उन सबको एक तरह से लाना, ये जॉब होता है ईओ और एओ का। फिर दूसरा हो गया आपका फील्ड इंस्पेक्शन एंड एनफोर्समेंट, मतलब यहां पर इंस्पेक्शन करना एस्टैब्लिशमेंट का, इंश्योर करना कि ईपीएफ एक्ट प्रोविजंस अच्छे से लागू हो रहा है कि नहीं, जो सरकार रेलेवेंट स्कीम्स लाई है, पेंशन स्कीम, ईडीएलआई, उसका इंप्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं। जो इवेजन, जो भी कंपनी यहां पर इवेट कर रही है, कई बार क्या होता है मैं आपको बताता हूं, मान लो कंपनी है, किसी एम्प्लॉयर का मान लो पीएफ काट लिया 12%, ठीक है, लेकिन वो जमा नहीं करवाया। मतलब हो सकता है कि मान लो 20 से ज्यादा एम्प्लॉयज हैं, लेकिन वो इस एक्ट को मान नहीं रहे हैं। तो इस तरह की जितने इवेशंस होते हैं, नॉन कंप्लायंस होते हैं, तो उन सबको यहां पर देखना, आइडेंटिफाई करना। फिर यहाँ पर नोटिस जारी करना, समन जारी करना, लीगल प्रोसिक्यूशन जो है उसमें असिस्ट करना जो भी डिफॉल्टर्स हैं, सर्वेस कंडक्ट करना जगह जगह पर, नए सेक्टर्स में, स्टैब्लिशमेंट्स में, ये काम होता है ईओ का। फिर इसके अलावा हो गया एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ग्रीवियंस रिड्रेसल। मान लो
कोई भी रूटीन इंक्वायरी आती है, ग्रीवियंस आते हैं एम्प्लॉयर्स के, एम्प्लॉइज़ के, उसको रिज़ॉल्व करना। यहाँ पर रिज़ॉल्यूशन लोकली सॉल्व करने की कोशिश करना और कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ को जो रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर होता है, उस तक ले जाना, वहाँ तक एस्केलेट करना। एम्प्लॉयर्स को एजुकेट करना इस सब के बारे में कि देखिए आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। इसके अलावा रिकवरी और लीगल प्रोसेसेस, मतलब जो रिकवरी ऑफिसर है, उसको हेल्प करना। इसके अलावा जो है यहाँ पर जो प्रोसिक्यूशन प्रोसेस हो गया, लीगल एनफोर्समेंट हो गया, मतलब आई होप आप समझ रहे होगे कि ग्राउंड लेवल पर जो जो चीज़ें होती हैं उसके एनफोर्समेंट की जिम्मेदारी ईओ और एओ की होती है। सो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह टाइमली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, इंस्पेक्ट करना है, यहाँ पर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है, एविडेंस बेस्ड एनफोर्समेंट एक्शन जो होता है उसको सपोर्ट करना है, और भी बहुत सारी ड्यूटीज़ होती हैं। फॉर्म्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, एम्प्लॉयर्स को बताना है इसके बारे में, और कोई भी रीजनल कमिश्नर या फिर सीनियर ऑफिसर्स के द्वारा आपको टास्क दिया जाता है उसको फॉलो करना है। तो ये पूरा जॉब होता है, काम होता है ईओ और एओ का। लेकिन वहीं एपीएफसी अगर आप देखोगे तो इसमें पोस्ट ऊपर हो जाती है, ऊपर की पोस्ट होती है, ये हायर पोस्ट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि ईओ एओ मेनली ग्राउंड लेवल ऑफिसर्स होते हैं, कंप्लायंस करते हैं, लेकिन जो एपीएफसी है वो मैनेजेरियल और सुपरवाइजरी रोल में होते हैं। और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप देख सकते हो, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव लीडरशिप, मतलब वो सब रीजनल ऑफिस को हेड करते हैं। ईओ और एओ की जो पूरी टीम होती है उनको सुपरवाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं उनका परफॉर्मेंस कैसा है। इसके अलावा कोऑर्डिनेटेड इंप्लीमेंट करते हैं ईपीएफओ स्कीम्स को। फिर दूसरा है आपका पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। मान लो ईपीएफओ हेडक्वार्टर से कोई डिसीजन आया कि आपको ये चीज़ें यहाँ पर इंप्लीमेंट करनी है अपने पर्टिकुलर एरिया में, आपको जो एरिया सर्व कर रहे हो, तो वहाँ पर देखना कि उसको इंश्योर किया जाए कि वो इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा प्रोविडेंट फंड, पेंशन, इंश्योरेंस स्कीम, उसका इम्प्लीमेंटेशन को ओवरसी करना। इसके साथ साथ लीगल और रिकवरी ओवरसाइट, मतलब यहाँ पर जो डिफॉल्टर्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं कंपनीज, उनके ऊपर एक्शन लेना, लीगल एक्शन लेना। क्वासाई जुडिशियल हियरिंग पर भी जाना, कई बार आपको कोर्ट भी जाना पड़ सकता है, मतलब बताना पड़ेगा ना कोर्ट में, आपको अपना दलील देना पड़ेगा कि ये जो पर्सन है, ये जो एम्प्लॉयर है, इसने सही सी चीज़ों को फॉलो नहीं किया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर सेटलमेंट्स को अप्रूव करना, एग्जाम्पशंस को रिव्यू करना, कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना। और फिर इसके साथ साथ यहाँ पर आप एक ब्रिज का भी काम करते हो, जो एम्प्लॉयर्स हैं, एम्प्लॉय यूनियंस हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, कोर्ट्स हैं, उनके आप ब्रिज का काम करते हो, चीज़ों को कनेक्ट करते हो। इसके अलावा पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम भी आप फैलाते हैं, आप जगह जगह मीटिंग्स करवाते हैं कि देखो ये चीज़ें होती हैं, इसको फॉलो करना है। इसके अलावा जो इंस्पेक्शन स्ट्रैटेजीज हैं, ऑडिट प्लान्स हैं, उसको आप गाइड करते हो, अप्रूव करते हो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट आई होप कि एक आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि एपीएफसी एग्जैक्टली क्या करता है, ये हायर पोस्ट होती है, और ईओ और एओ की क्या पोस्ट होती है एग्जैक्टली। इनफैक्ट अगर मैं आपको प्रमोशन की बात बताऊं तो मान लो अगर आप एपीएफसी के तौर पर सेलेक्ट हो गए, वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छी बात है, ग्रुप ए की पोस्ट है। अगर आप ईओ और एओ के पोस्ट पर सेलेक्ट हो तो डोंट वरी, लगभग 7 साल में, इनफैक्ट अब तो ये भी कोशिश हो रही है कि 5 साल में आपका प्रमोशन करके एपीएफसी बना दिया जाए, वहां से आप वहां ट्रांसफर हो जाओगे, प्रमोट हो जाओगे। फिर एपीएफसी हो मान लो तो अगले 5 साल में आप रीजनल पीएफ कमिश्नर 2 हो जाओगे, फिर अगले 5 साल में रीजनल पीएफ कमिश्नर 1 हो जाओगे, फिर अगले 6 साल में बताया जाता है कि एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हो जाओगे, फिर अगले 4 साल में एडिशनल सीपीएफसी से सीपीएफसी हेडक्वार्टर में आप जाओगे, और फिर वहां पर फाइनली अगर रिकमेंड किया गया, डिपेंड ऑन सीनियरिटी, और अगर आपका नाम आया तो सेंट्रल पीएफ कमिश्नर, मतलब ये टॉप पोस्ट होती है, वहां पर भी आप जा सकते हैं। इस तरह से पूरे आपके सर्विस के दौरान करियर प्रोग्रेशन होता है। तो ओवरऑल मैं अगर आपको समरी बताऊं ईओ एओ और एपीएफसी के बीच में, तो ग्रुप ये बेसिकली ग्रुप बी है और ये ग्रुप ए है। पे लेवल मैंने आपको बताया लेवल 8 और लेवल 10। मेन फोकस यहाँ पर फील्ड इंस्पेक्शन, कंप्लायंस, रिकवरी का होता है, यहाँ पर सुपरविजन, पॉलिसी एनफोर्समेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का होता है। आप रिपोर्ट किसको करते हो, एपीएफसी को करते हो, यहाँ पर आप आरपीएफसी जोनल ऑफिस को करते हो। प्रमोशन पाथ मैंने आपको यहाँ पर बताई दिया। तो ये ओवरऑल डिफरेंस है। और इसके अलावा भी अगर आप देखिए तो मैंने बहुत सारे वीडियोस ईपीएफओ से रिलेटेड जो है एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशन हो गया, ईपीएफओ एग्जाम का पूरा सिलेबस, 100 डे का पूरा मास्टर प्लान, इसको जस्ट मैंने कल ही बनाया है। तो ये सब चीज़ आप फॉलो करिए, आई एम श्योर कि आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली अगर आप बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इसका मतलब आप स्पेसिफिकली कोई इस एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो, लेकिन आपके प्रिपरेशन के दौरान, यूपीएससी स्टेट पीसीएस के दौरान इस तरह की जब भी वैकेंसी आती है तो लोग इसको आउट करने की कोशिश करते हैं। एक अच्छा प्लान बी बन सकता है आपके लिए। लेकिन क्वेश्चन अब यहाँ पर यह है कि स्टडी आईक्यू के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं, हमारा स्ट्रक्चर्ड पूरा प्लान लेना चाहते हैं, जो पूरा कोर्स है, वो कैसे ले सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों कमेंट में जो लिंक दिया हुआ है वहां पर आप डायरेक्टली जाइए, क्लिक करिए, या फिर डायरेक्टली आप studiiq.com पर जा सकते हैं, वहां पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं ईपीएफओ वाला जो सेक्शन है और ये कोर्स आपको यहाँ पर दिख जाएगा, या फिर StudyIQ ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी ले सकते हैं। खैर, यहाँ पर जब आप लिंक पर क्लिक करोगे आप इस पेज पर पहुंच जाओगे और यहाँ पर आपको सारी डिटेल है कोर्स से रिलेटेड मिल जाएंगी। इनफैक्ट मैं आपको अच्छे से इस पीडीएफ के अंदर दिखाता हूँ। बेसिकली आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखो, एक तो ये जो पूरा कोर्स है 31 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। ये लाइव बैच है, मतलब सारे क्लासेस इसके अंदर लाइव होते हैं। इसमें आपको क्या क्या मिलता है, पूरा का पूरा जो हर एक टॉपिक है जो सिलेबस के अंदर है वो आपका कवर किया जाता है। इसके अलावा हैंड रिटन नोट्स आपको दिया जाता है, लेक्चर्स के सॉफ्ट कॉपी मिलते हैं, इनफैक्ट 10 मॉक टेस्ट भी आपको दिया जाता है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। डाउट सेशंस यहाँ पर हम आपका कराते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो वो हो जाए। करंट अफेयर्स आपका पूरा जो कोर्स की ड्यूरेशन है उसके अंदर चलता है और सभी जो बेसिक बुक्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करते हैं। ये फैकल्टीज हैं यहाँ पर, लेकिन साथ ही साथ हमने कोशिश की है कि आपको पहले ही टाइम टेबल दे दिया जाए, मतलब कौन सी क्लास कब होगी, कब आपका कंप्लीट होगा, तो इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ताकि आपका समय से पहले जब एग्जाम डेट, क्योंकि अभी एग्जाम डेट तो आया नहीं है, जब भी एग्जाम डेट आए उसके पहले हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। तो यहाँ पर 2 क्लासेस चलेंगी ताकि आपका पूरा सिलेबस हो जाए। एक होगा आपका दोपहर में 2 बजे से शाम 5 बजे के बीच में, और शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में। ये 2 क्लासेस होंगी। फॉर एग्जांपल, जो दोपहर वाली क्लास है 2 बजे से, ये स्टार्ट हो रही है 1 अगस्त से। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी ये 16 अगस्त तक चलेगी। फिर इसके अलावा अकाउंटिंग प्रिंसिपल 18 अगस्त से स्टार्ट होगा। स्टैटिस्टिक्स 8 सितंबर से। इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस जो कि काफी यूनिक है इस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड, 19 सितंबर। हिस्ट्री 6 अक्टूबर से, और ये क्लास आपका 31 अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा। वहीं शाम वाली जो क्लास है 6 बजे से 9 बजे, ये आप देख सकते हो 31 जुलाई से ही स्टार्ट हो रहा है, 23 अगस्त तक चलेगा। जीएस पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे, फिर कंप्यूटर हो गया, फिर इकोनॉमी, पॉपुलेशन और ग्लोबलाइजेशन 5 सितंबर, सोशल सिक्योरिटी 30 सितंबर, जनरल साइंस एंड टेक 16 अक्टूबर सॉरी, और इंग्लिश जो है वो 3 नवंबर से 11 नवंबर चलेगा। मतलब नवंबर के 1 से 2 वीक तक पूरा जो कोर्स है वो आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। लेकिन अब इसको लेना कैसे है, यहाँ पर जब आप लिंक पर क्लिक करोगे, बाय नाउ पर आपको जाना है। बाय नाउ पर क्लिक करते ही ऑफर आ जाएगा। ऑफर में आपको टाइप करना है अंकित लाइव, ANKITLIVE, अंकित लाइव। ये कोड अप्लाई करते ही पूरा कोर्स अभी काफी कम दाम पर मिल रहा है। एक्चुअली 31 जुलाई तक यहाँ पर कुछ ऑफर्स चल रहे हैं, जिसके तहत ये जो पूरा कोर्स है वो आपको और कम दाम पर मिल रहा है। आप इसका जरूर फायदा उठाने की कोशिश करें। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है, वैसे आना नहीं चाहिए, मैंने आपको सब कुछ बता ही दिया, तो ये फोन नंबर दिया है, ये फोन नंबर आप एग्जैक्टली डायल करिएगा 092400232993। तो मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से हेल्प कर देगी कोर्स से रिलेटेड। एंड बाकी मैं सोशल मीडिया पर आपसे जुड़ा ही रहता हूँ, डेली मेरे करंट अफेयर्स के वीडियोस आते ही रहते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट गाइज। मतलब यहाँ पर जरूरी हो जाता है कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें लिमिटेड सीट्स होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने 1-1.5 साल प्रिपरेशन कर रखी है तो डेफिनेटली आप दूसरे एग्जाम्स को, जैसे ईपीएफओ हो गया, आईबी का भी आया है, तो उन सबको अप्रोच आप कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों। StudyIQ का डबल धमाका सेल लाइव हो चुका है और इस बार तैयारी का गेम पूरा बदल दिया गया है। 1 बैच लो, 3 का एक्सेस पाओ। जी हाँ, अगर आपने इंग्लिश बैच लिया तो हिंदी और इंग्लिश बैचेस फ्री मिलेंगे, और हिंदी खरीदें बाकी 2 लैंग्वेजेस का एक्सेस फ्री पाएं। अब लैंग्वेज का रिस्ट्रिक्शंस हटाओ और अपनी प्रिपरेशन को ऑल राउंड बनाओ। और सबसे बड़ी बात, P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच स्टार्ट हो चुका है। 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस बाय इंडियाज बेस्ट फैकल्टीज, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स ताकि रिवीजन हो फास्ट और इफेक्टिव, रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स, PRP एंड MRP। इस बैच में सिर्फ पढ़ाई नहीं, जीतने की भी तैयारी होती है। प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड, और डबल धमाका सेल के दौरान 6 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी बिल्कुल फ्री। एडमिशन सिर्फ 31 जुलाई तक ओपन है, सीट्स लिमिटेड हैं। यह चांस चला गया तो रिग्रेट गारंटीड है। अभी StudyIQ ऐप या वेबसाइट पर जाएं, टाइप कीजिए P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, यूज कोड अंकित लाइव, ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एंड क्लिक बाय नाउ और शुरू कीजिए IAS की जर्नी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो मेरी पर्सनल टीम को इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, 092400232993। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा, और मैं हूं आपका मेंटर इस सफर में आपके साथ। StudyIQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।